क्यू और वी के बीच में जो ग्राफ बनता है, उस ग्राफ का जो स्लोप आएगा बेटा, वो स्लोप आपका किसके इक्वल होगा? कैपेसिटेंस के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा बेटा? कैपेसिटेंस। मतलब अगर आपको मैं क्यू और वी के बीच में ग्राफ दे दूं और पूछूं इसका कैपेसिटेंस कितना होगा, तो आपको क्यू और वी का क्या निकालना पड़ेगा? स्लोप निकालना पड़ेगा, है ना। तो एक क्वेश्चन करते हैं, कंटिन्यू करेंगे फिर इसको आगे से। मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, देखो क्वेश्चन में आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन ये है, एक ग्राफ गिवन है हमारे को किस चीज के बीच में बेटा? क्यू के बीच में और वी के बीच में। एक कैपेसिटर C1 के लिए है, एक कैपेसिटर C2 के लिए। ये कैपेसिटर C1 है, ये कैपेसिटर C2 है, ठीक है। किस किस के बीच में ग्राफ है? क्यू के बीच में और वी के बीच में। क्वेश्चन क्या है, देखो सब लोग ट्राई करना आंसर बताने की। क्वेश्चन नंबर 1, इसका ऑप्शन क्या क्या विच ऑप्शन इज करेक्ट बताना। ऑप्शन नंबर 1, C1 की वैल्यू ज्यादा है C2 से। ऑप्शन नंबर 2, C2 ज्यादा है C1 से। ऑप्शन नंबर 3, C1 बराबर है किसके? C2 के। ऑप्शन नंबर 4, नन ऑफ दीज। बताओ बेटा कौन सा करेक्ट है इसमें? 16 स्टूडेंट 17 स्टूडेंट है, बताओ कौन सा करेक्ट है? सेकंड। कौन बता रहा है? रजनी बोली थर्ड, C1 बराबर C2। और कोई? अमित? कौन सा करेक्ट है? परवीन उपाध्याय? विच वन इज करेक्ट? सेकंड इज करेक्ट। सेकंड जो है बेटा वो करेक्ट आंसर है, वो सुन लो क्यों। देखो मैंने बताया कि दो आपके पास किसी भी क्यू और वी के बीच में जो ग्राफ है, उस ग्राफ का स्लोप, उस लाइन का स्लोप आपका किसके बराबर होगा? कैपेसिटेंस के बराबर होगा। अब इन दोनों लाइन में, इस लाइन में और इस लाइन में स्लोप जो है वो किसका ज्यादा है बेटा? C2 का स्लोप ज्यादा है किससे? C1 से, ठीक है। अब आपको ये पता लगाना है कि किस कौन सा स्लोप स्लोप कौन सा ज्यादा होता है, कौन सा कम होता है। जो लाइन एक्स एक्सिस से जितना बड़ा एंगल बनाएगी, देखो ये एक्सिस से कितना एंगल बना रही है, मान लो θ1 बना रही है, और ये एक्सिस से कितना एंगल बना रही है? θ2। जो लाइन एक्स एक्सिस से जितना बड़ा एंगल बनाएगी उसका स्लोप उतना ज्यादा होगा। बायो और मैथ वालों के लिए कंबाइन कर देते हैं, क्या बोलेंगे हम भाई? जो लाइन एक्स एक्सिस से, एक्स एक्सिस से जितना बड़ा एंगल बना रही है ना, अगर एंगल की वैल्यू क्या हुई? एंगल की वैल्यू लार्ज हुई किसके साथ? एंगल बेटा एक्स एक्सिस के साथ, तो आपका स्लोप भी क्या होगा? स्लोप भी क्या होगा? लार्ज। तो स्लोप की वैल्यू किससे निकाल सकते हो आप? वो लाइन किसके साथ? एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही है वो आपको स्लोप दे देगा, ठीक है। तो इसका स्लोप क्या है बेटा? ज्यादा है। इसका स्लोप क्या है? कम है। तो जिसका स्लोप ज्यादा है उसका ऑब्वियसली बात है कैपेसिटेंस ज्यादा होगा। इसका मतलब C2 की वैल्यू ग्रेटर देन आएगी किससे? C1 से। रजनी समझ में आ गया बेटा? C1 और C2 रिलेशन कर लो इसको। सुनो, चलो एक क्वेश्चन और दे दूं सभी बच्चों को, वो ध्यान से लिख के बताना मुझे क्या आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर ले लेते हैं हम क्यू, और यहाँ पर ले लिया वी। अब मैंने रिवर्स कर दिया, पहले यहाँ क्यू था, पहले यहाँ वी था, वी यहाँ उसको इंटरचेंज कर दिया मैंने, दो ग्राफ बना दी, C1 और C2। अब बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? नंबर 1, C1 इज इक्वल टू C2। नंबर 2, C2 इज ग्रेटर देन C1। नंबर 3, C1 इज ग्रेटर देन C2। नंबर 4, नन ऑफ दीज। बताओ बेटा। ऑप्शन नंबर थर्ड। और बताओ।
ऑप्शन नंबर सेकंड, थर्ड, ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट। देखो स्लोप, दोबारा सुनो रजनी, दोबारा तुमने कल बताया, दोबारा सुनो। स्लोप होता क्या है? स्लोप वो होता है चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स, इसको क्या बोलते हैं बेटा? हम स्लोप। अब वाई एक्सिस पर क्या है? पोटेंशियल। एक्स पर क्या है? चार्ज। तो देखो ध्यान से, चेंज इन वाई मतलब चेंज इन पोटेंशियल, अपॉन चेंज इन चार्ज मतलब चेंज इन कैपेसिटेंस। अब क्यू बाई वी तो क्या होता है हमारे पास? सी की वैल्यू होती है। यहाँ वी बाई क्यू किसके बराबर होगा? 1/c के बराबर। 1/c का मतलब स्लोप जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल आगे कैपेसिटेंस की, इस वाले केस में। मतलब इस वाले केस में उल्टा होगा, जिसका स्लोप ज्यादा उसका कैपेसिटेंस कम, और जिसका कैपेसिटेंस ज्यादा उसका स्लोप कम। अब देखो इसमें स्लोप किसका ज्यादा है? C2 का स्लोप ज्यादा है, C1 का स्लोप कम है। मतलब कैपेसिटेंस C2 का स्लोप ज्यादा है, इसका मतलब C2 की वैल्यू कम होगी किससे? C1 से। C2 इज लेस देन C1। ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट। ठीक है, बात समझ में आई? तो आपको ये देखना पड़ेगा कि चार्ज कौन से एक्सिस पर है, और ये देखना पड़ेगा पोटेंशियल कौन से एक्सिस पर है। फिर उस लाइन का स्लोप निकालो, और स्लोप निकालने के बाद ये चेक करो कि स्लोप जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? कैपेसिटेंस के, या फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। उसके हिसाब से आपको आइडिया लगाना पड़ेगा। समझ में आया रजनी? कर लोगे इसको? इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो अरे कर लोगे भाइयों? ठीक है, अब ना एक काम करो, सारे के सारे इमेजिन करो, इतने मैं इनका भर लेता हूँ ना। सब लोग इमेजिन करो कि आपके पास एक स्पीयर है मेटल का, ठीक है? आप उस स्पीयर, अब अगले आर्टिकल में पहुंच गए, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर पर पहुंच गए हम। आप उस स्पीयर को कंटिन्यूअसली चार्ज दे रहे हो। कंटिन्यूअसली क्या कर रहे हो बेटा? चार्ज दे रहे हो। जब आप उस स्पीयर को कंटिन्यूअसली चार्ज दोगे तो वो स्पीयर क्या करेगा? चार्ज को क्या करेगा बेटा? वो स्टोर करेगा। आया ना? अरे आया ना? हम्म, वो कंटिन्यूअसली चार्ज को स्टोर करेगा। अब भाई वो चार्ज को स्टोर करता जाएगा तो होगा क्या? धीरे धीरे उसका पोटेंशियल बढ़ेगा, और एक टाइम ऐसा आएगा कि वो और चार्ज को स्टोर नहीं कर पाएगा, वो फुली चार्ज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फुली चार्ज। अब फुल चार्ज होने के बाद वो और चार्ज को स्टोर नहीं कर पाएगा, और उसके फुल चार्ज होने के बाद उसमें कितनी एनर्जी स्टोर हुई है इलेक्ट्रिकल फॉर्म में, या कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी उसमें स्टोर हुई है, वो कैलकुलेट करना है हमारे को इस आर्टिकल में, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। ठीक है, अब एक बात और सुनो, सपोज करो, देखो आपको मैं ही अपने ऊपर एग्जांपल लेता हूं तभी आपको समझ में आता है, मेरे को पता है जब तक मैं अपना मजाक बनाऊंगा नहीं आपको समझ आएगा नहीं। देखो मान लो कि मैं एक कैपेसिटर हूं, ठीक है, और मैं खाना खा रहा हूं, खाना मेरे लिए चार्ज है। आप मुझे खाना खिलाए जा रहे हो और मैं खाना खाए जा रहा हूँ। स्टार्टिंग में मुझे भूख बहुत तेज थी, मेरे को आपने एक रोटी दी, मैंने बहुत एनर्जी के साथ बहुत ही जल्दी उसे एक रोटी को खा लिया। धीरे धीरे आप मुझे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 रोटी देते गए, और आप मुझे आप 18वीं रोटी दे रहे हो। हालांकि मुझे वो रोटी टोटल खानी थी 20, आप मुझे 18वीं दे रहे हो, 19 दे रहे हो। जब आप मुझे 20वीं रोटी खिलाओगे, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा बेटा? ज्यादा होगा ना? कोई नहीं, उस केस में क्या होगा? जब हम मुझे 20वीं रोटी की जो खिलाओगे तो मेरा जो इंटरेस्ट है उस 20वीं रोटी में खाने के टाइम इतना नहीं रहेगा, मैं उसको रिपेल करूंगा। क्यों रिपेल करूंगा? क्योंकि ऑलमोस्ट मेरा पेट जो है वो भर चुका है। ऐसे ही जब आप किसी कंडक्टर को चार्ज देते हो, जब आप उसको पॉजिटिव चार्ज दे रहे हो किसी कंडक्टर को, तो स्टार्टिंग में उस कंडक्टर पे कोई चार्ज नहीं है, वो इजिली क्या करेगा? चार्ज को स्टोर कर लेगा। धीरे धीरे आप उसको चार्ज सप्लाई करते जा रहे हो। एग्जाम्पल में ही देख लो, देखो मान लो ये कोई कंडक्टर है,
कंडक्टर बोल दो या कैपेसिटर बोल दो, एक ही बात है। इस कंडक्टर को हम लोगों ने चार्ज दिया, कौन सा चार्ज दे रहे हैं हम बेटा, प्लस क्यू चार्ज दे रहे हैं इस कंडक्टर को। स्टार्टिंग में ये कंडक्टर चार्ज को स्टोर करेगा, इजीली चार्ज को गेन कर लेगा। पर जैसे जैसे इस कंडक्टर पर जो चार्ज की वैल्यू है बढ़ेगी, इसमें चार्ज की वैल्यू धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। तो जो चार्ज आप सप्लाई कर रहे हो इस कंडक्टर पर, ये चार्ज जो इस पर है वो भी पॉजिटिव है, जो आप सप्लाई कर रहे हो वो भी पॉजिटिव है। ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल, एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल। तब आपको इस चार्ज को सप्लाई करने के लिए ज्यादा वर्क डन करना पड़ेगा, है ना। शुरुआत में आप लोग मुझे जब खाना खिला रहे हो तो 1 से लेकर 5 रोटी तक खिलाने में आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी, मैं इजिली खा लूंगा क्योंकि मेरे पे पहले कोई चार्ज नहीं है। 5 के बाद 10 खिलाओगे, 5 के बाद 10 खिलाओगे, थोड़ी सी वहां पर आपको एफर्ट लगाने पड़ेंगे। एफर्ट इसलिए लगाने पड़ेंगे क्योंकि मेरे पास पॉजिटिव चार्ज पहले आ चुका है और आप और पॉजिटिव देने की कोशिश कर रहे हो। फिर 5 से 15 खिलाओगे, तब आप यू देखो मेरे पास 10 पॉजिटिव चार्ज आ चुके हैं। आप धीरे धीरे जैसे जैसे चार्ज की वैल्यू बढ़ाओगे, वैसे वैसे सामने वाली बॉडी पर जो चार्ज है वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। और चार्ज जो सामने वाली बॉडी पर बढ़ेगा तो वो आपके चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा। आपके चार्ज को क्या करेगा बेटा, रिपेल करेगा। और जैसे जैसे वो रिपेल करेगा और धीरे धीरे एक टाइम ऐसा आएगा वो एक भी चार्ज को स्टोर नहीं कर पाएगा, वो परफेक्टली आपको रिपेल कर देगा, परफेक्टली आपको रिपेल कर देगा। उसी को बोलते हैं हम क्या, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। इसको एग्जांपल में की फॉर्म में ले लेते हैं। जैसे मान लो क्लास में एक स्टूडेंट है जो मुझे परेशान करता है पढ़ाते टाइम, है ना। वो स्टार्टिंग में परेशान कर रहा है तो मैं धीरे धीरे उसको कुछ नहीं कहूंगा, स्टार्टिंग में इनिशियली धीरे 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 उसकी जो वो मुझे रोज की रोज परेशान करता है ना। पहले दिन किया तो मैंने कुछ नहीं किया, दूसरे दिन किया तो मैंने थोड़ा सा बोझ किया, तीसरे दिन का थोड़ा और ज्यादा कर दिया। एक दिन ऐसा आएगा कि मैं कंप्लीटली अंदर से फिलअप हो जाऊंगा और उसकी हल्की सी भी हरकत मुझे डिस्टर्ब करेगी, और हल्की सी भी हरकत करेगा तो मैं उसको उसी टाइम रिपेल कर दूंगा। कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी भी कंडक्टर को चार्ज सप्लाई करोगे तो इनिशियली आपको कम वर्क डन करना पड़ेगा और धीरे 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 वर्क डन की वैल्यू आपको क्या करनी पड़ेगी बेटा, बढ़ानी पड़ेगी। तो हम बोल सकते हैं इनिशियली, क्या बोलेंगे बेटा, इनिशियली वी हैव टू डू वी हैव टू डू स्मॉल वर्क टू सप्लाई द चार्ज। चार्ज को सप्लाई करने के लिए इनिशियली हमको स्मॉल वर्क डन करना पड़ेगा क्योंकि स्टार्टिंग में इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा और चार्ज उसको रिपेल करेगा नहीं। पर धीरे धीरे जैसे आप इसको चार्ज सप्लाई करते जाओगे, बट बट एज टाइम गोज एज टाइम गोज वी हैव टू डू वर्क लार्ज। तब हमें ज्यादा वर्क डन करना पड़ेगा, ठीक है। इनिशियली आप वर्क डन कम कर रहे हो, धीरे धीरे वर्क डन की वैल्यू आप बढ़ा रहे हो। इसका मतलब वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स हो रहा है। वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स का मतलब पहले आपको कम फोर्स लगाना पड़ेगा चार्ज को सप्लाई करने के लिए, फिर धीरे 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 आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा चार्ज को सप्लाई करने के लिए, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, वो कह रहा है बेटा, जैसे आपके पास मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था वर्क एनर्जी थ्योरम का। एग्जांपल में मैंने बताया था कि आपके पास सपोज करो कोई गाड़ी है जिस गाड़ी के अंदर चाबी भरी जाती है। चाबी आप उस गाड़ी में भर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो बेटा, वर्क डन। आपने कंटिन्यूसली उस चाबी उस गाड़ी के अंदर भरी और आप उसके अंदर वर्क डन करे जा रहे हो। और वो वर्क डन उसकी कौन सी एनर्जी में स्टोर है बेटा, पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर है वो सारा। जैसे ही आप चाबी को छोड़ते हो उसके अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है, और जैसे ही आप उस टॉय को छोड़ते हो टॉय भागता, सारी पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है बेटा, काइनेटिक एनर्जी में। सेम सिचुएशन यहाँ पर है। यहाँ पर हम इसको चार्ज सप्लाई कर रहे हैं इस कंडक्टर को हम लोग चार्ज सप्लाई कर रहे हैं तो कंडक्टर धीरे धीरे चार्ज को स्टोर कर रहा है, मतलब हम लोग कंडक्टर के ऊपर वर्क डन कर रहे हैं। हम लोग कंडक्टर पर वर्क डन कर रहे हैं, वो ही वर्क डन हमारा
सारा का सारा उस कंडक्टर की कौन सी एनर्जी में स्टोर हो जाएगा बेटा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में स्टोर हो जाएगा। किसमें स्टोर हो जाएगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। मतलब जितना चार्ज मैं कंडक्टर को दूंगा, उतना चार्ज सप्लाई करने के लिए जितना भी मैंने वर्क डन किया, वो वर्क डन मेरा किसके इक्वल होगा बेटा? उस कंडक्टर की इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी के इक्वल। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं द अमाउंट ऑफ वर्क डन, द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू सप्लाई चार्ज क्यू ऑन अ कंडक्टर, है ना। मान लो इस कंडक्टर में क्यू चार्ज ही आप सब स्टोर कर सकते हो। मैक्सिमम चार्ज कितना स्टोर कर सकते हो आप? क्यू। तो क्यू चार्ज सप्लाई करना, मान लो इस कंडक्टर के अंदर 20 कूलम चार्ज स्टोर हो सकता है। तो इसको 20 कूलम चार्ज देने के लिए आप लोग जितना वर्क डन करोगे ना बेटा, वो सारा वर्क डन इस कैपेसिटर की, इस कंडक्टर की एनर्जी बन जाएगा। और वही आर्टिकल हमारे पास क्या है? एनर्जी स्टोर इन द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू सप्लाई ए चार्ज ऑफ चार्ज क्यू। ये क्यू चार्ज कौन सा है बेटा? मैक्सिमम चार्ज है जो कि अब कोई कंडक्टर स्टोर कर सकता है ऑन अ कंडक्टर इज इक्वल्स टू, किसके बराबर होगा बेटा? एनर्जी स्टोर्ड इन। तो मुझे निकालना है, किसका फॉर्मूला निकालना है? एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। याद रखना, अब एनर्जी को निकालने का क्या मेथड है वो सुनो। पहले हम क्या करेंगे? स्मॉल वर्क डन कैलकुलेट करेंगे, है ना। स्मॉल चार्ज को सप्लाई करने के लिए स्मॉल वर्क डन। उसके बाद आपको चार्ज सप्लाई करना है लार्ज। तो लार्ज चार्ज क्यों चार्ज सप्लाई करने के लिए फिर हम करेंगे किसका यूज बेटा? इंटीग्रेशन का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? इंटीग्रेशन का यूज करेंगे। देखो कैसे क्या कर रहे हैं अभी, जरा ध्यान से बोर्ड पे देखो। हमने मान लिया क्या, समझ में तो आ रहा है ना बेटा सबको? हमने मान लिया डी डब्ल्यू क्या चीज है? डी डब्ल्यू इज द स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन टू टू सप्लाई ए चार्ज ऑफ, कितना चार्ज सप्लाई करते हैं बेटा? डी क्यू। डी क्यू चार्ज सप्लाई करने के लिए जो हमने स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन करा है वो कितना है? डी डब्ल्यू। डी डब्ल्यू की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास? देखो आपको एक फॉर्मूला याद होगा, नहीं याद तो मैं बता देता हूँ। पोटेंशियल का फॉर्मूला लिखो यहाँ पर। पोटेंशियल होता है कितना? वर्क डन अपॉन चार्ज। पोटेंशियल कितना होता है बेटा? वर्क डन अपॉन चार्ज। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? पोटेंशियल मल्टीप्लाई बाय चार्ज। तो यहाँ वर्क डन का वही फॉर्मूला लगाएंगे हम। मैंने वहां कॉर्नर में इसलिए दिया, सिलेबस से पढ़ा था, सॉरी इस आर्टिकल से डिफरेंट है वो। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास? चार्ज को मल्टीप्लाई कर दो पोटेंशियल से। कितना चार्ज सप्लाई करा आपने उसको? डी क्यू। और उसका पोटेंशियल कितना मान लिया आपने? वी। इसका पोटेंशियल कितना मान लिया हमने? वी। ठीक है, कितना चार्ज सप्लाई करा हमने? डी क्यू। और कितना इस डी क्यू को सप्लाई करने के लिए कितना वर्क डन किया हमने? डी डब्ल्यू। तो डी डब्ल्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी? वी मल्टीप्लाई बाई डी क्यू। अब ये v मल्टीप्लाई बाई डी क्यू, ये है हमारे पास स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन जो कि हमने डी क्यू चार्ज सप्लाई करने के लिए किया है। अब मुझे टोटल चार्ज सप्लाई करना है कैपिटल क्यू। और कैपिटल क्यू चार्ज सप्लाई करने के लिए मुझे जो वर्क डन करना पड़ेगा उसको कैलकुलेट करेंगे हम इंटीग्रेशन की हेल्प से। किससे कैलकुलेट करेंगे? इंटीग्रेशन की हेल्प से। टू कैलकुलेट द कंप्लीट वर्क डन, टू कैलकुलेट द कंप्लीट वर्क डन वी हैव टू इंटीग्रेट। हमें क्या करना पड़ेगा बेटा? इंटीग्रेशन। इस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर देते हैं। इंटीग्रेशन
डी डब्ल्यू बराबर इंटीग्रेशन डी क्यू इंटू वी। दोबारा से लिखते हैं इसको एक बार, देखो इस इक्वेशन को दोबारा लिखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू बराबर इंटीग्रेशन ऑफ वी इंटू डी क्यू। अब देखो डी डब्ल्यू है स्मॉल वर्क डन, और इसको आप इंटीग्रेट कर दोगे तो आपके पास मिलेगा कंप्लीट वर्क डन। और जो डी डब्ल्यू का कंप्लीट वर्क डन आएगा वो कितना आ जाएगा बेटा, डब्ल्यू कैपिटल डब्ल्यू आ जाएगा। डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन किया तो कैपिटल डब्ल्यू आ गया। अब देखो आप इंटीग्रेशन कर रहे हो वी का, किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हो बेटा, डी क्यू के रिस्पेक्ट में। और डी क्यू क्या है, चार्ज। चार्ज की शुरुआत में जो वैल्यू होगी वो होगी 0। शुरुआत में हमने कंडक्टर को कोई चार्ज नहीं दिया, और मैक्सिमम चार्ज हम कंडक्टर को कितना दे सकते हैं, कैपिटल क्यू। क्योंकि मैंने बोला कि मैक्सिमम चार्ज कंडक्टर को कितना देना है आपको, कैपिटल क्यू देना है, ये रहा मैक्सिमम चार्ज। तो इनिशियल लिमिट तो कितनी हो जाएगी इसकी, 0। क्यू की इनिशियल लिमिट कितनी होगी बेटा, 0। और डी क्यू की मैक्सिमम लिमिट कितनी हो जाएगी, क्यू। मिनिमम चार्ज कितना हो सकता है इस पर, 0, और मैक्सिमम चार्ज कितना हो सकता है, क्यू। तो डब्ल्यू की वैल्यू क्या आ गई बेटा, इंटीग्रेशन 0 से क्यू वी इंटू में डी क्यू, वी इंटू में डी क्यू। वी क्या चीज है, पोटेंशियल। अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, क्यू बराबर सी वी। तो यहां से वी की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी बेटा, क्यू बटे सी। वी की वैल्यू किसके बराबर हो गई, क्यू अपॉन सी। वी की वैल्यू होगी ना क्यू बाई सी, यहाँ वी की वैल्यू पुट कर दो इस इक्वेशन में। तो डब्ल्यू किसके बराबर आ जाएगा बेटा, डब्ल्यू इज इक्वल टू, किया जाएगा इंटीग्रेशन कहां से कहां तक बेटा, 0 से क्यू तक। वी की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर, क्यू बाई सी इंटू इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में, डी क्यू के रिस्पेक्ट। स्टेप नंबर आगे चलते हैं। अब जरा ध्यान से देखो, इंटीग्रेशन कर रहे हैं कहां से, 0 से लेकर क्यू तक। क्यू बाई सी का, सी हमारे पास क्या है, कैपेसिटेंस। और किसी भी कैपेसिटेंस, कैपेसिटर की कैपेसिटेंस क्या होती है, कांस्टेंट होती है। तो ये इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। तो डब्ल्यू की जो वैल्यू आएगी वो सी की जो वैल्यू है इंटीग्रेशन से बाहर आ गई। अंदर बच गया 0 से लेकर कितना इंटीग्रेशन, क्यू। और किसका करना है बेटा, क्यू का किसके रिस्पेक्ट में करना है, डी क्यू के रिस्पेक्ट। एक्स का इंटीग्रेशन डीएक्स के रिस्पेक्ट में होता है एक्स स्क्वायर बाई 2। ठीक है, ऐसे ही क्यू का इंटीग्रेशन डी क्यू के रिस्पेक्ट में होगा क्यू स्क्वायर बाई 2। तो यहाँ वर्क डन की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 1/c इंटू में क्यू की जगह पर क्या, क्यू का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर बाई 2। और लिमिट कहां से कहां तक पुट करेंगे, 0 से कैपिटल क्यू। एक बार क्यू की जगह पर क्यू पुट कर दोगे, और एक बार क्यू की जगह पर 0 पुट करोगे, दोनों वैल्यू को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दोगे। तो वर्क डन का फॉर्मूला कितना आ जाएगा, 1/c। इस क्यू की जगह पर ये वाला क्यू पुट करोगे, कितना आएगा बेटा, क्यू स्क्वायर बाई 2। माइनस इस क्यू की जगह पर क्या पुट करोगे, 0/2, ये 0 ही हो जाएगा। तो क्यू स्क्वायर बाई 2 माइनस 0 कितना बचेगा बेटा, सिर्फ आपके पास बचेगा क्यू स्क्वायर बाई 2। इसको सोल्व करते हो, इसको सोल्व करते हो, यही लिख देता हूं। तो हमारे पास वर्क डन की वैल्यू आती कितनी, 1/2c इंटू में क्यू स्क्वायर, या फिर बोल सकते हैं क्यू स्क्वायर बाई 2c। वर्क डन की वैल्यू कितनी आई है बेटा, वर्क डन की वैल्यू आ गई हमारे पास, इस कंडक्टर को क्यू चार्ज सप्लाई करने के लिए जो वर्क डन हमने किया, उस वर्क डन की वैल्यू हमारे पास आ गई बेटा, कितनी आ गई, क्यू स्क्वायर अपॉन 2c, क्यू स्क्वायर बाय 2c। या फिर इसको कई बार ऐसे भी बोल देते हैं, हाफ हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी। ये वर्क डन की वैल्यू है बेटा। अब मैंने आपको बताया कि जितना हम वर्क डन इस कंडक्टर पे चार्ज सप्लाई के लिए करते हैं, वो सारा वर्क डन, वो सारा वर्क डन इसकी किस में स्टोर होता है बेटा, इसकी एनर्जी में स्टोर होता है। तो यही फॉर्मूला इसका किसका हो जाएगा, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। तो एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर का फॉर्मूला कितना आ जाएगा बेटा, वो फॉर्मूला आ जाएगा आपके पास, U बराबर हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी, हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी। बात समझ में आई, ठीक है।
अब इसी हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी से हम दो फॉर्मूले और बना सकते हैं, किस इक्वेशन का यूज करके, क्यू बराबर सीवी का यूज करके। देखो दोबारा बता देता हूं आपको, मैंने क्या किया, इस कंडक्टर को स्मॉल चार्ज दिया डी क्यू चार्ज देने के लिए जो वर्क डन करा उसे हमने बोल दिया डी डब्ल्यू। डी डब्ल्यू वर्क डन की वैल्यू किसके बराबर होगी, डी क्यू मल्टीप्लाई बाय वी। उसके बाद कंप्लीट वर्क डन निकालने के लिए हम लोगों ने इसको इंटीग्रेट कर दिया। इंटीग्रेशन में जो लिमिट पुट करी, इनिशियल लिमिट चार्ज की कितनी थी, 0, और फाइनल लिमिट चार्ज की कितनी थी, कैपिटल क्यू। वी का इंटीग्रेशन करने हैं डी क्यू के रिस्पेक्ट में। वी की वैल्यू मैंने पुट कर दी, क्या होती है, वी बराबर होता है क्यू बाई सी। क्यू बाई सी पुट करा, सी हमारा इंटीग्रेशन से बाहर आ गया। उसके बाद हमने इंटीग्रेशन कर दिया। इंटीग्रेशन करने के बाद हमने लिमिट की वैल्यू पुट कर दी, अपर लिमिट पुट करा, फिर लोअर लिमिट पुट करा, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट सब्ट्रैक्ट कर दिया। जैसे ही अपर लिमिट में लोअर लिमिट सब्ट्रैक्ट किया, फॉर्मूला बन गया एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। कितना फॉर्मूला बन गया बेटा, 1/2 क्यू स्क्वायर बाई सी। क्या फॉर्मूला बन गया बेटा, 1/2 क्यू स्क्वायर बाई सी, या फिर हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी। ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। इसी के दो फॉर्मूले और बन सकते हैं, कैसे बनेंगे वो देखो जरा। इसी से दो फॉर्मूले हम और बनाएंगे। हमें पता है क्यू बराबर क्या होता है, सीवी। क्यू बराबर क्या होता है, सीवी। इस इक्वेशन की वैल्यू यहाँ पर कर दो, तो एनर्जी का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, हाफ क्यू की जगह पर पुट कर दो सी, सीवी मतलब सी का स्क्वायर और वी का स्क्वायर अपॉन में नीचे फिर सी है, सी से सी कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा हाफ सी वी स्क्वायर। एक फॉर्मूला ये आ गया। ये फॉर्मूला भी, ये फॉर्मूला नंबर 1 किसका है, एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर। ये फॉर्मूला नंबर 2 किसका है बेटा, एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर। यू बराबर हाफ सी वी स्क्वायर आ गया। अब एक फॉर्मूला और बना सकते हैं इससे हम। वी की वैल्यू क्या होती है बेटा, वी की वैल्यू आप पुट कर सकते, यहाँ पर सी की वैल्यू पुट कर सकते हो, कितनी होती है, क्यू बाई वी। सी की वैल्यू कितनी होती है, देखो यहाँ से जो आपके पास यू बराबर कितना आ गया, हाफ सी बाई वी स्क्वायर आ गया। इस वी की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर, वी की वैल्यू सॉरी सी की वैल्यू पुट करोगे तो होती है क्यू बाई वी, तो यहाँ पुट करो, तो यू बराबर कितना रहेगा, 1/2 सी की जगह पर क्या रहेगा, क्यू बाई वी इंटू में वी स्क्वायर। एक वी से वी कैंसिल, यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हाफ क्यू इंटू वी। ये भी किसका फॉर्मूला है बेटा, ये भी आपके पास एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। आपको याद होगा 10th क्लास के अंदर आप लोगों ने एक वो पढ़ा था, पावर वाला फॉर्मूला। पावर इज पी इज टू कितना आया था, आई स्क्वायर आर, है ना, वी स्क्वायर आर। वहां पर भी हमने पावर के 3 फॉर्मूले जनरेट किए थे, ऐसे ही सेम इसके अंदर। तो आपको सिर्फ अभी फिलहाल जो मैं आपको बता रहा हूँ, आपको सिर्फ अभी ये डेरिवेशन है तो याद रखना है। दूसरा, इस डेरिवेशन का जो रिजल्ट है एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, उसकी वैल्यू कितनी होती है बेटा, 3 फॉर्मूले याद रखने हैं, हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी, दूसरा फॉर्मूला हाफ सी वी स्क्वायर। इसको आप याद करने के लिए कंपेयर कर सकते हो किससे, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूले से। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कितना होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। एम की जगह पर क्या आ जाएगा, सी, और वेलोसिटी की जगह पर क्या आ जाएगा, पोटेंशियल, हाफ सी वी स्क्वायर। इसका फॉर्मूला एक और है, हाफ क्यू इंटू वी। ठीक है, अब हम कल इस टॉपिक से आगे क्या करेंगे, ये जो फॉर्मूले मैंने आपको बता दी इनके यूज कहाँ करने हैं, कैसे इनका ग्राफिकल यूज करना है, कैसे इसका जो है काइनेटिक एनर्जी से कैसे रिलेशन बनेगा, कौन सा फॉर्मूला कहाँ किस सिचुएशन में अप्लाई होगा, ये सारी चीजें हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के आर्टिकल में मुझे लगता नहीं कोई दिक्कत आई होगी, अगर किसी को दिक्कत है तो पूछ सकता है, अदरवाइज आपकी क्लास ओवर है। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, क्लास ओवर है, जाना जा सकते हो, रुकना है रुको, और असाइनमेंट सबमिट जरूर कर देना। जाने से पहले मैं आपको बोल रहा हूँ असाइनमेंट सबमिट जरूर कर देना, मैंने डेट एक्सटेंड कर दी है। बोलिए, ये वाला फॉर्मूला समझ में आया, हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी। इसके अंदर क्यू की वैल्यू क्या पुट कर दी मैंने, सीवी, क्यू बराबर सीवी बढ़ा है। इसके अंदर क्यू की वैल्यू सीवी पुट कर दी, क्या आ गया, सी का स्क्वायर वी का स्क्वायर बटे सी। सी से सी कैंसिल हो गया, क्या आ गया, हाफ सी वी स्क्वायर। फिर इसी इक्वेशन से सी की वैल्यू क्या पुट कर दी, क्यू बाई वी।
सी की जगह पर क्या पुट कर दिया, क्या हो भाई, एक वी से वी कैंसिल हो गया, क्या फॉर्मूला बन गया, हाफ क्या हो, ठीक है। और कोई डाउट बेटा किसी को? क्योंकि जो हमने वर्क डन करा है किसी भी एक चार्ज पार्टिकल को उस पे डालने के लिए, वो वर्क डन उसकी पोटेंशियल एनर्जी है, वो वर्क डन उसकी एनर्जी है। वर्क डन किसके बराबर होगा, एनर्जी के बराबर, इसलिए यू लिख दिया। और यू किस क्या है हमारे पास, एनर्जी। ठीक है। नेक्स्ट डाउट, रवीना डाउट है कोई? लकीशा, विजेंद्र, जा सकते हो फिर।